तीन सवाल मैं पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या यूजीसी के नए नियम से कैंपस में जातिवादी भेदभाव बढ़ेगा? क्योंकि जो उच्च जाति के लोग हैं वो कहते हैं कि इसके वजह से जातिवादी भेदभाव बढ़ेगा और शिकायतों का दौर शुरू हो जाएगा। कैंपस के भीतर इससे भेदभाव और वाद विवाद शुरू हो जाएंगे, यह भी एक उनका मानना है। दूसरा सवाल, क्या यूजीसी के नियम में सामान्य वर्ग को उत्पीड़न प्रूफ मान लिया गया है? क्योंकि आमतौर पर यह भी दलील दी जाती है कि जो कास्ट सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था इस देश में बनी हुई है, वो उच्च जाति के लोगों ने बनाई हुई है और इसी के लिए आज की स्थिति में अगर उसे उत्पीड़न प्रूफ मान लिया गया है तो क्या यह सही है? यह भी सवाल उठाया जा रहा है। और तीसरा सवाल, क्या देश में जाति आधारित भेदभावकारी राजनीति की परछाई कैंपस तक अब पहुंच चुकी है? और यही सवाल जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी तब भी यह सवाल बार बार उठाया गया था। शुरुआत दरअसल मैं विष्णु जैन आप ही से करना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे मामले में खास करके अगर हम देखें तो जो उच्च जाति के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई इससे तो भेदभाव बढ़ेगा, कैंपस के बीच में यह भेदभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ आंकड़े मैं सामने रखना चाहता हूं जो सरकार खास करके सुप्रीम कोर्ट का भी इस बारे में मानना था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में कोई सिस्टम होनी चाहिए, कोई समिति होनी चाहिए कि इस तरीके की चीजें उच्च शिक्षण जहां पर लिया जाता है वहां पर ये सारी चीजें ना हो। तो वहां पर यह समिति और इन तरीके की संस्थाओं की जरूरत है, यह उन्होंने कहा गया था। और उसके समर्थन में जो आंकड़े रखे गए थे वो ये कहे गए थे कि पिछले 5 साल में 113% ये मामले बढ़ रहे हैं इस देश में और इसी की वजह से किया गया। आपको किस बात का डर है? क्यों आपको लगता है कि इससे भेदभाव बढ़ेगा कैंपस के भीतर? तो देखिए, सबसे पहले जब हम संवैधानिक इशू पे बात कर रहे हैं और किसी लॉ की चर्चा कर रहे हैं, इस समय हम बात कर रहे हैं कि कानून कैसा होना चाहिए, यूजीसी रेगुलेशंस में क्या क्या फॉल्ट्स हैं। तो इसको जो मैं जिस तरह से इसका अध्ययन करता हूं और जो मैं इसका एनालिसिस करता हूं वो एक संवैधानिक दृष्टिकोण से इसका एनालिसिस करता हूं। अब सबसे मूलभूत सवाल साहिल जी, हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि अगर यूजीसी रेगुलेशन आज जो आया है, जो स्वरूप में आया है, अगर ये नहीं होता तो क्या नागरिकों को या कैंपस में जो बच्चे हैं क्या उनको प्रोटेक्शन कोई है कि नहीं है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर ये आज जो यूजीसी रेगुलेशन आया है इससे क्या प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? तो मैं अपने दूसरे सवाल का उत्तर दे देता हूं। इसका जवाब है सेक्शन 8 में जो यूजीसी रेगुलेशन आया है। और अगर आप उसका अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से तो उसमें यह है कि जो कमेटी बनेगी, अगर उनके सामने कोई भी कंप्लेंट आती है तो वो उसको पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड करेंगे। अब मुझे आप ये बताइए साहिल जी कि अगर कहीं पे कैंपस में कोई जातिगत भेदभाव हो रहा है, आज SC/ST एक्ट इन ऑपरेशन है, जो आईपीसी के प्रोविजंस है, न्याय संहिता के प्रोविजंस है, पिनल लॉज है, वो इन ऑपरेशन है। तो कोई भी व्यक्ति आज पुलिस अथॉरिटी में कंप्लेन कर सकता है और जो मैजिस्ट्रेट है वो उसका कॉग्निजेंस लेंगे या जो पुलिस है वो कॉग्निजेंस लेगी। आज ये कमेटी क्या कर रही है? ये कमेटी किसी को सजा दे नहीं रही है, ये कमेटी सिर्फ और सिर्फ ये कंप्लेंट पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड करेगी। क्या इसके लिए रेगुलेशन बनाया जा रहा है जो ऑलरेडी लॉ में प्रावधान है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस पूरे रेगुलेशन में सेक्शन 3C में अगर आप परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें जो और वर्ग के लोग हैं उनको आपने एक्सक्लूड कर दिया है, जो डायरेक्ट, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के हजारों जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर अंडर इंक्लूजन है या नॉन इंक्लूजन है तो दैट इज अ डायरेक्ट ब्रीच ऑफ आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 का सीधे सीधे उल्लंघन किया जा रहा है। मैं यहाँ पे कोई सोशल उदाहरण नहीं देना चाहता हूं कि पास में ये हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ लॉ की अगर समीक्षा, क्योंकि जब कानून बनता है तो अक्रॉस द कंट्री सबके लिए सामान्य बनता है। तो अगर आप अलग अलग लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं सेक्शन 3C की परिभाषा से तो सीधे सीधे आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है। तो आज यूजीसी, और सबसे बड़ी आर्टिकल 14 ये बताता है कि कानून के सामने सभी लोग समान होते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यही बात बताई जाती है और उसका उल्लंघन हो रहा है। विष्णु जैन दरअसल ये कहना चाह रहे हैं, सही है। लेकिन एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आशुतोष, आपके पास आने के पहले मैं जरा एक बात और रखना चाहता हूं। यह बात साफ होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने कहा कि अगर कोई शिकायत करता है कि मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो जो समिति है, अगर उनको लगता है कि यह दंडित अपराध है तभी वो इस मामले को पुलिस के पास भेजेगी। लेकिन जो समता समिति बनाई गई है उसका काम सिर्फ उतना नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी को
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को कि आप इस तरीके से गाइडलाइंस बनाइए। उसमें यह भी कहा गया था कि आपको माहौल सुधारना चाहिए, आपको यूनिवर्सिटीज में माहौल बनाना चाहिए। तो मैं आपको यह बात भी बताना चाहता हूं कि जो बात रखी गई है, क्या क्या काम दिए गए इस समिति को। सिर्फ कंप्लेंट रिड्रेसल का काम नहीं है, काम यह भी दिया गया है कि समता और समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए आप काम करिएगा। समता संवर्धन और भेदभाव उन्मूलन का भी काम आपको करना पड़ेगा। शैक्षणिक संवाद, सामाजिक अनुकूलित वातावरण आपको आपकी संस्था में बनाना होगा और उसका काम भी समिति को करना होगा। वंचित वर्ग से संबंधित छात्रों की सहायता करना, यह भी उनका काम होगा। पीड़ित को प्रतिशोध से बचाना, यह भी काम होगा। और सबसे बड़ी बात, भेदभाव किसे माना जाए उसकी गाइडलाइंस बनानी होगी। कोई अचानक उठकर जाकर यह नहीं कहेगा कि मेरे खिलाफ भेदभाव हो रहा है। वहां की संस्था उन भेदभावों का जो पैरामीटर्स है वो भी उस संस्था को तय करने होंगे। तो सिर्फ पीड़ित या जो दंडित अपराध है वो उनके पास नहीं जाएंगे विष्णु जैन, जो आप बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा आपसे इस पर प्रतिक्रिया, क्योंकि बाकी भी काम उस पर दिए गए हैं, सिर्फ एक ही काम उनको नहीं दिया गया है। दंडित को आप दंड दीजिए या फिर कंप्लेंट्स को आप रिड्रेस करिए। जो सेक्शन 8 में 6 पावर्स उनको दी हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पावर है वो है कि पीनल लॉस के लिए उनको रेकमेंड करेंगे, बाकी माहौल बनाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। ये तो वैसे भी कर सकते हैं, पर जो सबसे मेन है जिससे लॉ का इंप्लीमेंटेशन होना है वो ये है कि पीनल अथॉरिटीज को आप वो कंप्लेंट आगे भेजेंगे। ये सबसे मेन है। सेक्शन 8 आप पढ़ लीजिए, मेरे सामने सेक्शन 8 और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सेक्शन 3 सब क्लॉज में डिफाइन किया है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो आज किसी लॉ को आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे जब तक आप उसको कोई पीनल अथॉरिटी से नहीं जोड़ेंगे। तो आपने जो जितनी बातें कही उसका जो मूल सार है वो पीनल अथॉरिटी से उसको जोड़ना है। ठीक है, पीनल अथॉरिटी की आप बात करें, जरा मैं आंकड़े लोगों के सामने रखना चाहूंगा। 2019 और 2020 में जरा ग्राफिक्स दिखा दीजिएगा कि कितनी शिकायतें होती है, क्योंकि ये तो आंकड़ा बड़ा आसान है कहना कि 113% शिकायतें बढ़ गई है, लेकिन टोटल शिकायतें देखिएगा 2019 और 2020 में देश के उच्च शिक्षा संस्थाओं में 3,85,00,000 विद्यार्थी थे। शिकायतें मात्र आई 173 और 155 का निपटारा किया गया था। 2023-2024 में विद्यार्थी की संख्या थी 4.50 करोड़, 4,50,00,000 और शिकायतें आई 378, जिसका डर विष्णु जैन आपको है। शिकायतों की संख्या देखिए कितनी आई। ऐसा नहीं है कि हर कोई उठ के जाके शिकायत करता है। आशुतोष, क्या आपको लगता है कि यह डर किस वजह से, क्या यह भेदभाव की वजह से डर है या आपको लगता है कोई पॉलिटिकल गेम इस पे चल रहा है? आशुतोष, आवाज आपकी, आप म्यूट पर है। साहिल, आप थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिएगा, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं दरअसल ये सवर्णों के खिलाफ है, ये मिथ्या है। सवर्णों के खिलाफ नहीं है। अगर आप इसका 3 का ग अगर पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अगर ओबीसी तबके का भी कोई आदमी किसी के खिलाफ अगर वो भेदभावपूर्ण तरीके से जातिगत के आधार पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ भी पीनल एक्शन होगा। दलितों में भी अगर कोई अपने से नीचे के दलित तबके के खिलाफ अगर किसी तरीके की कोई भेदभावपूर्ण टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगा। और सिर्फ ओबीसी जातिगत के आधार पर नहीं, अगर आप दिव्यांग के खिलाफ करेंगे, महिला के खिलाफ करेंगे, जेंडर के आधार पर करेंगे, धर्म के आधार पर करेंगे, तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये जो फैलाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये अपर कास्ट के खिलाफ है, ये पूरी तरीके से गलत है। दूसरी बात है, जो ये कहा जा रहा है कि भाई इसमें क्या है कि इसमें इस कमेटी, जो सबसे पहले हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक इक्विटी सेंटर बनेगा, उसके तहत एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी के पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? उस यूनिवर्सिटी के सबसे प्रमुख होंगे। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में 38 जो पदेन वाइस चांसलर्स हैं वो अपर कास्ट के हैं। यानी सबसे ज्यादा 80% पॉसिबिलिटी ये है कि कमेटी के अध्यक्ष अपर कास्ट के होंगे। उसके बाद वहां 3 सीनियर फैकल्टी मेंबर्स होंगे, इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो अपर कास्ट के ही होंगे। फिर उसमें एक अदर देन फैकल्टी मेंबर होगा, फिर सिविल सोसाइटी के लोग होंगे और फिर उसमें ओबीसी तबके के लोग होंगे। अगर मान लीजिए कहीं कोई कंप्लेन आती है तो उस कंप्लेन पर 24 घंटे के अंदर कमेटी को उस पर रिएक्ट करना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद 15 वर्किंग डेज में उसकी इंक्वायरी होगी और उसके बाद 7 दिन में कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने में सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद जिसके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी उसको ओम्बड्समैन के पास का समय दिया जाएगा, वो जाके अपील कर वहां अपना पक्ष रख सकता है। तो ये कोई नहीं कह सकता नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और फिर ओम्बड्समैन 1 महीने के अंदर उसका निपटारा करेगा। यानी इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है
जिसमें कि किसी के खिलाफ अगर शिकायत होती है या कोई अग्रीव महसूस करता है और उसके बाद ठीक है। अगर वाकई में इस प्रक्रिया के बाद अगर कोई 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 काउंटर दंडित देना पाया जाता है या पाया जाता है तो फिर जो कार्रवाई कानून के हिसाब से होती है कार्रवाई होगी। तो ये कहना कि ठीक ये है, और उसके बाद लोकपाल के पास भी आप बिल्कुल। अपील कर सकते हैं। लेकिन अपील आशुतोष, कर मुझे सकते हैं 2-3 और- सवाल आपके आर्ग्यूमेंट पर भी पूछने हैं। जी नहीं, एक मिनट आशुतोष, मुझे 2-3 सवाल आपके आर्गुमेंट पर भी पूछने हैं, लेकिन उससे पहले विष्णु जैन कुछ रिबटल देना चाहते हैं। जरा उन जो आशुतोष वहां पर कह रहे थे कि ये बेवजह आप डर रहे हैं, विष्णु जैन कहने की कोशिश उनकी वो है। अरे सर, बेवजह डरने की बात क्या है? जो लिखा है उससे ऊपर ना आशुतोष जी है, ना आप है, ना मैं हूं। जो सेक्शन 3C में लिखा है उसको मैं पढ़ के कोट अनकोट सुना रहा हूं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी। सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी माने जाएंगे, ये लिखा हुआ है भाई। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई कहता है तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, मैं कहां जाऊंगा भाई? मैं कहां जाऊंगा? आशुतोष जी के पास आऊंगा या कमेटी के पास जाऊंगा? सेक्शन 3C में जो परिभाषा दी है सर, विद ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू यू, यू हैव बीन अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, आप मुझे बताइए इसमें। भाई मैं ये कह रहा हूं, मैं एक बात आज स्टैंड ले रहा हूं आपके चैनल पे, आपके चैनल पे स्टैंड ले रहा हूं, किसी के खिलाफ जातिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये बात बड़ी दिलचस्प है आशुतोष। ये एक मिनट, पहली बार किसी देखा के जा रहा है, खिलाफ- पहली बार ये किसी के देखा जा रहा खिलाफ है जातिगत कि टिप्पणी नहीं होनी विष्णु चाहिए। जैन सरकार ने जिस तरीके से यूजीसी के गाइडलाइंस लाए हैं उसके खिलाफ खड़े हैं और आशुतोष उसके समर्थन में खड़े हैं।